प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 6 देखेंगे, जिसका कोड 324 FL है ना। यह 2022 का इस अनसोल्ड में लास्ट सेट है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में करा चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन आज हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, छठे का क्या क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्सरसाइज कर चुकी है तो इसको हम नहीं करेंगे। ख पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए छठे का ख क्वेश्चन बच्चों, ये जो छठे का ख क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में सेम एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी बुक में उसने 5x4 दे रखा है। ठीक है ना, बाकी सब सेम है। अगर यहाँ पे 5x4 होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा इस अनसोल्ड वाले ने वही आंसर दे रखा है। और अब हम इसको करेंगे। देखो एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा करके, थोड़ा सा बदल करके, हल्का फुल्का सा चेंज करके दे देता है। अब बच्चे को लगता है कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, मैंने अपनी बुक में ऐसा ही देखा था, और वो उसके लगभग लगभग आंसर भी आज सही रहता है बच्चे के, तो बच्चा उसको सेम टू सेम कर देता है बिल्कुल। अब वो ये नहीं देखता कि यहाँ पे इसमें थोड़ी सी गलती है, गलती नहीं है, मतलब थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया है। अब अनसोल्ड वाले ने क्या किया, उसमें से एग्जाम्पल में से वो जू का तो उठा करके आंसर लिख दिया। अब हम जब इसको करेंगे तो हमारा आंसर हल्का सा लगाएगा, उसका लगाएगा, तो अब बच्चों को लगेगा कि इसमें अनसोल्ड में तो आंसर मैच नहीं हो रहे। बहुत से बच्चों की कमेंट आती है, सर जी आंसर मैच नहीं हो रहे। तो ऐसा हो सकता है एक दो क्वेश्चन में हमारे से गलती हो जाएगी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन में मैं देख रहा हूं कि आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। जो बुक में भी है क्वेश्चन, वो भी इसके आंसर उसके मैच नहीं हो रहे, बुक से भी नहीं मैच हो रहे। ठीक है ना, तो आप इसके आंसर पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका मान निकालो -1 to 1 x⁻⁴ अंडर रूट x⁻⁵ प्लस 1 dx। इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको t मान लूं तो x4 dx का मेरे पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट माना x⁵ प्लस 1 इक्वल्स टू, मैं t मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 5x⁴ 1 का 0 हो जाएगा, और इधर dt, t का dt अपॉन dx हो जाएगा, dx को इधर ले आएंगे और इधर हो जाएगा dt। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास x⁴ dx है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 5 भी आ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, x4 dx इक्वल्स टू dt अपॉन 5 कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे रखते हैं इसको। देखिए लिमिट भी चेंज होगी। अब जब हम वेरिएबल चेंज करें तो लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x बराबर -1 है, जब x बराबर -1, अब ये -1 उठा करके यहाँ रखिए, -1⁵ -1 ही रहेगी, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो t बराबर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब t बराबर 0 है। जब x बराबर -1 है तो t बराबर 0 है, और जब x बराबर 1 है, ये वाला x बराबर 1 है, तो t बराबर क्या आएगा, देखिए x बराबर 1 रखते हैं यहाँ पर, 1⁵ 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है ना, तो लिमिट आपकी चेंज हो गई, लिमिट हो गई आपकी 0 से 2। ठीक है, अब x⁴ dx, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, dt अपॉन 5। dt हमने यहाँ पे लिख दिया और अपॉन 5 हमने बाहर लिख दिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। और अंडर रूट के अंदर हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट के अंदर लिख दिया हमने t। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको t माना था। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/5, t की पावर 1/2 है, ये 1/2 का समाकलन क्या होगा, t की पावर 3/2, और अपॉन में आ जाएगा 3/2। ठीक है ना, ये इसका समाकलन हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2/3 बाहर आ जाएगा, 1/5, और ये आ जाएगा 2/3 उल्टा, क्योंकि जो अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये घूम करके ऊपर आ जाता है। ठीक है ना, और इंटू में आ गया आपका t की पावर 3/2। अब इसकी लिमिट भी है यहाँ 0 से 2, है ना, तो हमें लिमिट भी पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले t की जगह 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस, अब माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखो, 0 की पावर 3/2। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/15 है। ये वाला 5 इस आंसर में उसने नहीं दे रखा, 2/3 ही दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो गलती है उसकी, लेकिन ये 5 आएगा क्योंकि बुक में यहाँ पे 5 दे रखा है, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा यहाँ पे पेपर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो अब क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2/15, और ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं हम 2√2। ठीक है ना, 2√2 यानी 2 की पावर 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना, तो 2√2 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4√2 अपॉन, ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है ख का फर्स्ट, ख का सेकंड, फर्स्ट तो हमने ये किया है, ये फर्स्ट है। ठीक है, चलते हैं सेकंड पर। ये कह रहा है कि यदि f आपके पास इस प्रकार है, कोई फंक्शन आपके पास है, और वो कैसा है, ये है 2x+3 जब x की वैल्यू 3 से बड़ी, x की वैल्यू 2 से छोटी हो, और 2x-3 जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो। ठीक है ना, ये तब कह रहा क्या एफ एक्स बराबर 2 पर सतत है। हमें ये चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या x बराबर 2 पे ये फलन सतत है या नहीं है, क्योंकि 2 पर ये अपना बिहेव चेंज कर रहा है ना। x के 2 के लेफ्ट साइड में ये ऐसा बिहेव कर रहा है, 2 के राइट साइड में ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले।
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, टू पे निकालें तो टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब आपको पता होगा हमने बहुत क्वेश्चन ऐसे करे हैं, एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह हम पुट क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे, जिस पे निकाले हैं वो उसमें से कुछ घटा करके, यानी एच घटा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए एक्स की वैल्यू दो से छोटी, दो में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब दो से छोटी वैल्यू आएगी, और एक्स की दो से वैल्यू छोटी कहाँ है, देखिए एक्स की वैल्यू दो से छोटी कहाँ है, ये रही, एक्स की वैल्यू दो से छोटी यहाँ पे है, दो से छोटी एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन क्या होगा आपका, ये होगा। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको टू माइनस एच रखना है, इस एक्स की जगह टू माइनस एच रखना है, बाकी सेम रखेंगे। तो ये हो जाएगा टू इंटू टू माइनस एच, टू माइनस एच प्लस थ्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दो दूनी चार माइनस दो एच और प्लस के तीन। अब मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं, एच की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये बचेंगे प्लस ये हो जाएंगे, चार और तीन सात हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी आपको क्या करना होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ टू प्लस एच रखना होगा। अब की बार दो से राइट में जा रहे हैं तो दो में कुछ जोड़ेंगे तभी तो दो से बड़ा आएगा ना वैल्यू। अब दो में कुछ जोड़ेंगे इसका मतलब एक्स की वैल्यू दो से बड़ी आएगी, एक्स की वैल्यू दो से बड़ी कहाँ है, यहाँ पे है, तो फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो एक्स की जगह यहाँ पे दो प्लस एच रख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू इंटू टू प्लस एच माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दो दूनी चार प्लस दो एच और माइनस तीन, यहाँ पे लिमिट रखेंगे जीरो हो जाएगा, चार में से तीन गया एक आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही नहीं बराबर आ रही है ना, तो इसका मतलब अगर एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल है तो इसका मतलब ये फलन x बराबर दो पर सतत नहीं है ना। अतः हम कह देंगे, अतः फलन क्या है, x बराबर दो पर सतत नहीं है, सतत नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये बराबर आ जाती तो हम फंक्शन की वैल्यू भी चेक करते, फिर x बराबर दो पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते, फिर अगर ये तीनों बराबर होती तब ये सतत होता, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गया क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। गया क्वेश्चन क्या कहता है, हल कीजिए, ये कह रहा है कि हल कीजिए और अवकल समीकरण इसने दे रखी है, डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई हम इस टर्म को यहीं पे छोड़ देंगे ना, टू एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना। यहाँ से डी एक्स अपॉन में ले आएंगे तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये फलन, अब हमें ये देखना है ये फलन समघातीय है या नहीं है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है क्योंकि ऊपर भी पावर दो है और इनकी भी एक प्लस एक दो पावर है, ऊपर भी दो पावर है नीचे भी दो पावर है, यानी मुझे तो ये समघातीय दिख रहा है। तो अगर मैं x की जगह लैम्डा एक्स और y की जगह लैम्डा वाई रख दूं तो क्या फलन यही आ जाएगा, जी बिल्कुल यही आ जाएगा। लैम्डा एक्स रखोगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा वाई रखोगे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा और यही वापस से ये फंक्शन बन जाएगा। तो यानी समघातीय फलन है, ठीक है ना। अगर समघातीय फलन है तो इसका मतलब क्या होता है, समघातीय फलन होगा अगर, तो समघातीय फलन को हम कैसे करेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म है तो हम करेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये भी दोनों x के फंक्शन है तो इंटू वाला फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई वाला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन वन, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये बन जाएगी समीकरण नंबर दो, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर एक। अब इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी, तो यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। या एक कहिए कि ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पे रख दीजिए, तो हम कहेंगे समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से यहाँ हम क्या करेंगे, ये इधर रख देंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ये लिखेंगे और y की जगह वी एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह जब वी एक्स पुट करेंगे तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा टू एक्स इंटू वी एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो वन माइनस वी स्क्वायर बचेगा और अपॉन में आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वी उधर माइनस में ले जाता हूँ तो ये क्या बचेगा, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी, टू वी इक्वल माइनस वी, है ना, ये इधर वी माइनस में आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो माइनस के टू वी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री वी स्क्वायर, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जब हम इसको इधर लाए थे, देखिए जब इस फंक्शन को हम इधर लाए थे, इसको इधर लाए थे तो ये माइनस हो गया था, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, माइनस, ये दोनों टर्म प्लस थी तो इधर आगे माइनस हो गई, तो यहाँ पे बाहर माइनस आएगा, है ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा और फिर जब हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे भी बाहर माइनस आएगा,
माइनस ऐसे, है ना, तो वो माइनस यहाँ पे भी लगेगा। अब वो माइनस जब हम माइनस कर रहे थे, इस माइनस की मान लो मल्टीप्लाई कर दी तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 2v² माइनस ये बचेगा और माइनस के 1 और माइनस के v² अपॉन 2v आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं और उसको यहीं छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस कॉमन 1 + v² अपॉन 2v हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, यानी चर को पृथकीकरण कर लेते हैं, चर का अलग अलग कर लेते हैं, v के एक साइड x के एक साइड, तो ये 2v अपॉन हो जाएगा 1 + v² इंटू डी वी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। दोनों ओर का समाकलन कर देंगे, इधर का भी और इधर का भी। तो जब इधर का समाकलन करोगे तो देखिए जब इसको टी मानोगे तो ऊपर पूरा का पूरा उसका डिफरेंशिएशन रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 + v²। जब ऐसी बात हो कि आपको नीचे का फंक्शन पूरा पूरा ऊपर डिफरेंशिएशन मिल रहा हो तो बस आप log लगा करके नीचे का फंक्शन लिख दीजिए, इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का होता है आपका log x, और यहाँ पे ये माइनस था, ये जू का तू है, ठीक है ना। माइनस के log x आ गया, प्लस में हम कर देते हैं यहाँ पे log c। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका log 1 + v की जगह हमने y बराबर vx पुट किया था, तो v की वैल्यू क्या निकलेगी, y अपॉन x निकलेगी, है ना। तो ये वैल्यू वापस से यहाँ पुट कर दो, v की जगह y अपॉन x रखेंगे तो y² अपॉन x² आ जाएगा, और इक्वल्स टू हो जाएगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x, है ना। तो log से log हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 + y² अपॉन x² इक्वल्स टू c अपॉन x, ठीक है। यहाँ से एक x मल्टीप्लाई में पहुंचा दीजिए तो ये हो जाएगा x इंटू 1 + y² अपॉन x² और इंटू में आ जाएगा c, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, हम इसको नहीं करेंगे। अड़ाई क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अड़ाई क्वेश्चन क्या कहता है, ये उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिशों इतने और इतने द्वारा निरूपित हैं, है ना। तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये समांतर चतुर्भुज है कोई, है ना, मान लीजिए ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ये ए है, बी है, सी है और डी है। तो संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं, जुड़ी हुई ये वाली, ठीक है ना, ये वाली। तो इसमें इसने दे दी, एक ए बी दे दी और एक ए डी दे दी, ठीक है ना। ये वाली ये संलग्न भुजाएं दी ना इसने, दो सदिश दी। तो हम मान लेते हैं, माना दो संलग्न भुजाएं, दो संलग्न भुजाएं, एक तो हमने ए बी मान ली ये वाली, तो ए बी वैक्टर इक्वल्स टू क्या दे दिया इसने, ये दे दिया पहले वाला 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरी है ए डी, हम इसको ए डी कह देते हैं, ए डी वैक्टर, वो क्या हो जाएगी i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना। अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका परिमाण ऑफ दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट कर दो उनका, जो संलग्न भुजाएं थी, ठीक है ना, यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और ये आ जाएगा, बस ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका। तो हमें क्या करना होगा, ए बी क्रॉस ए डी निकालना होगा, तो हम करते हैं ए बी क्रॉस ए डी निकालते हैं पहले, ठीक है ना, यानी सदिश गुणनफल निकालते हैं। सदिश गुणनफल कैसे निकलता है, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, सारणिक बनाओ, आई के नीचे ए बी के जितने आई का मल्टीपल है वो यहाँ पे लिखो, जे का मल्टीपल वो यहाँ पे, के का मल्टीपल वो यहाँ पे, इसी तरह ए डी के, अब ए डी के क्या है 1 - 1 और 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आई कैप इक्वल्स टू ये इसकी कॉलम, इसको रो छोड़ दो, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो 1 + 4 5 हो गया, माइनस जे आ गया, इंटू में ये गई रो, ये गया कॉलम, 3 एकम 3 - 4 - 1, फिर प्लस के लगाओ, इसकी कॉलम इसका रो छोड़ दो, -3 -1 माइनस के 4, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5i कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप और -4k कैप, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा ए बी क्रॉस ए डी। अब हमें क्या निकालना है, बस इसका मोड ही तो निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ, यानी परिमाण ऑफ ए बी क्रॉस ए डी का, है ना, इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ 5i कैप प्लस जे कैप और -4k कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, परिमाण कैसे निकलता है, आई के मल्टीपल जो है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर जे के मल्टीपल का स्क्वायर, फिर के मल्टीपल का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना। ये ओवरऑल कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके 25 और 1 26 और 16 42, ये हो जाएंगे आपके 42, ठीक है ना, 42 और वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग इकाई में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है च क्वेश्चन कि आपके पास दो असमिकाएं हैं, तीसरी ये भी है के अंतर्गत, यानी पहले चतुर्थांश में, इनका मतलब तो ये है x > 0 y > 0, इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं, x y की वैल्यू, यानी पहले क्वाड्रेंट में हमें लेने हैं, पहले चतुर्थांश में, और इसका मान अधिकतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, हमें आलेखीय विधि से इसको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम z लिख लेते हैं, z है 8x + 5y, उसके बाद आप असमिकाएं लिखेंगे सारी, ठीक है ना।
और लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, उसके बाद लिखेंगे इस तरह, ठीक है। 5x + 3y = 15, फिर 2x + 5y = 10, और ये तो है ही x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लो। जब असमीकाएं लिखोगे सारी शुरू में तब तो जरूर लिखना उनको सारियों को, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकालो इनको ड्रॉ करने के लिए। समीकरण 1 से x = 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, y = 0 रखो, x की वैल्यू निकालो। ये प्रोसेस आपको करके दिखाना है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट बस आपकी टेबल बनवा रहे हैं, डायरेक्ट टेबल बना दी हमने यहाँ से। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आई होगी, और जब y की वैल्यू 0 रखोगे ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, तो यहाँ से एक पॉइंट मिला आपको 0,5 और दूसरा पॉइंट मिला आपको 3,0, ठीक है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन से, समीकरण 2 से, अगर मैं समीकरण 2 से, चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 की अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ, वो टेबल क्या बनेगी, वो टेबल ऐसी बनेगी कुछ कि x की वैल्यू, y की वैल्यू। जब x की वैल्यू 0 रखोगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 दूनी 10। y की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पंजे 10, 5 मिल जाएगी x की वैल्यू। यहाँ से पॉइंट क्या मिला, एक तो c मिला 0,2, एक d मिला 5,0, ये और ये 0,2, 5,0, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए चलते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ की ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब हमने इक्वली डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या ले लिए, नंबर्स ले लिए। कितने, उसने कहा था 3 और 5 तक है, 1 2 5 तक, यानी 5 तक ले लेते हैं हम इक्वली डिस्टेंस पे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखिए पहला पॉइंट 0,5 ये मिला, दूसरा पॉइंट 3 0 ये मिला। इन दोनों को मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन ड्रॉ हो गई आपकी पहले वाली। ये कौन सी है, समीकरण 1 वाली, है ना। अब चलते हैं आगे, इसने कहा है 0,2 5,0, इन दोनों को ढूंढो। 0,2 कहाँ मिलेगा, ये रहा, और 5,0 कहाँ मिलेगा, ये रहा। इन दोनों को मिला दो तो एक लाइन आपको कहाँ मिल जाएगी, एक लाइन आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये मिल गई आपको यहाँ पर। ये कौन सी है आपकी, ये दूसरी है, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए आपको 1 और 2 लिख रहा हूँ, आप पूरी पूरी समीकरण लिख लेना है, ठीक है ना, ताकि पहचान रहे। अब देखिए हमारा कौन सा रीजन होगा शेड करने वाला, ये वाला होगा या ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा होगा वो देखेंगे। तो मूल बिंदु पर चेक करते हैं। आप x की वैल्यू इसमें 0 रख, x की और y की वैल्यू 0 रख लो। 0 रख करके << 15 आएगा, यानी बात सत्य आ रही है, यानी पहली इक्वेशन से बात सत्य आ रही है। अगर सत्य आ रही है तो इस लाइन से ओरिजिन की तरफ आपको शेड करनी है, यानी इससे नीचे की तरफ शेड करनी है। अब देखते हैं दूसरी, अगर हम इसमें x और y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 0 << 10 आ रहा है, यानी ये भी बात सही है। अगर ये भी बात सही है तो इस लाइन से भी ओरिजिन की तरफ ड्रॉ करेंगे, यानी इस लाइन के भी नीचे की ओर शेड होगा, ठीक है ना। दोनों लाइन से नीचे कौन सा रीजन है, दोनों लाइन से नीचे ये वाला रीजन है जो दोनों से नीचे है। अगर मैं ये वाला कर देता, ये इससे तो नीचे होता लेकिन इससे ऊपर हो जाता, ये वाला करता तो ये इससे नीचे इससे ऊपर हो जाता, लेकिन हमें ऐसा चाहिए जो दोनों के नीचे हो। तो दोनों के नीचे यही वाला रीजन है, तो ये वाले रीजन को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है ना। और इससे इधर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उसने एक चीज दी थी आपको, x > 0 और y > 0, ठीक है ना। ये दो चीज ये कह रही थी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए हमने इसको बनाया है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट। अब देखिए, अब अगर ये रीजन आपका आ गया है तो इसके कितने कॉर्नर पॉइंट हैं, एक तो ये मिला, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 4 कॉर्नर पॉइंट है, यानी शीर्ष बिंदु। इन शीर्ष बिंदु पे आपके बस z का मान देखना है, अधिकतम है या न्यूनतम है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास ये होने चाहिए सारे पॉइंट। ये तो 0 0 है, 0,0। ये क्या है आपके पास, 1 2 3, ये 3,0 है। ये आपका क्या है, 0,2 है, और ये आपका निकालना है आपको। आप समीकरण 1 को और समीकरण 2 को सॉल्व कर लो, क्योंकि यही तो दोनों एक दूसरे को काट रही है ना। जहाँ एक दूसरे को काटेंगी ये वही पॉइंट है, तो ये पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके निकलेगा। इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये पॉइंट आएगा आपका 45/19, और क्या आएगा, और आएगा 20/19, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। और आपके पास कई तरीके हैं सॉल्व करने के, जैसे विलोपन विधि है और आपका ब्रजगुणन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि है। किसी भी विधि से आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करने के बाद आप एक ऐसी टेबल बनाएंगे और उसमें लिखेंगे शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु ये ग्राफ के नीचे बनानी है आपको टेबल, ठीक है ना। हम यहीं पे बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये शीर्ष बिंदु लगाओगे आप, और फिर उसके नीचे यहाँ पे लिखोगे z = 8x + 5y, ठीक है। और अब यहाँ पे चारों बिंदु लिखोगे जो जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए हुए हैं। देखिए पहला पॉइंट ये 0 0 का था तो ये लिख दिया 0,0, दूसरा 3 0 का था तो 3,0 लिख दिया, तीसरा 0,2 का लिख दो, और चौथा लिख दो ये वाला,
आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 45/19 और 20/19, ठीक है ना, ये वाला। इन सब वैल्यू पे x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पे बारी बारी रखो और z की वैल्यू निकालो। जब मैं 0 यहाँ पे रखूंगा, y की 0 यहाँ पे रखूंगा तो सारा 0 आ जाएगा, z का मान 0। x की वैल्यू में यहाँ पे 3 रखूंगा, 8 तिहाई हो जाएगा 24। जब y की वैल्यू 2 रखूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 5 दूनी हो जाएगा 10। और जब 45/19 यहाँ रखूंगा और 20/19 यहाँ रखूंगा तो ये सॉल्व करके आपका आएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 460/19, है ना, यह आ जाएगा आपका 460/19। और इसका लगभग मान होता है, आप अगर इसको सॉल्व करोगे 24.2 एक के समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये 24 है और ये 24.2 के समथिंग है, तो अधिकतम तो यही हुआ है ना, अधिकतम तो यही होगा। तो इसका मतलब आपका 45/19, 20/19 पर जेड का मान 24.2 अधिकतम होगा, ठीक है ना। आप ये लाइन बाद में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ए इनवर्स बराबर ये है और बी की वैल्यू ये है, बी अवयव ये है, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको ए इनवर्स तो दे रखा है, बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो दिया है बी बराबर, एक अवयव इसने दिया है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया है उसने वो लिख देंगे। जैसे इसने दिया है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स भी लिख देंगे, बी भी लिख देंगे, ठीक है ना। अब बी का इनवर्स निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है वो करेंगे। जैसे कि हर पेपर में हम एक इनवर्स लगभग निकालते ही है, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सारणिक रूप में लिख लो, इसको सारणिक रूप में लिख लो, बी बना लो, है ना। फिर सारणिक रूप में जब लिख लोगे, फिर उसके बाद ये इसका सारणिक निकालना। फिर कैसे निकलेगा सारणिक, सबसे पहले 1 इंटू ये वाला इसके चाहे तो इसके सापेक्ष कर दो प्रसार, चाहे इसके सापेक्ष, हम इसके सापेक्ष करेंगे क्योंकि इसमें एक जीरो है, आसान पड़ेगा। तो 1 इंटू ये इसकी रो, इसका कॉलम, इसकी रो छोड़ दो, 3 0 तो 3 आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस हो गया +1, क्योंकि बीच में माइनस आता है फॉर्मूले का और माइनस ये है तो +1 हो गया। अब इसका कॉलम, इसकी रो छोड़ दो, 2 एकम 2 और माइनस के 2 दूनी 4, ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन फॉर्मूले का माइनस है, तो 2 - 4, 2 - 4 -2 प्लस अगली टर्म तो 0 आनी है तो 0 ही कर दो बस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 2, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, यानी बी का मॉडुलस जो है वो 1 है। नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं बी का, ठीक है ना। समझ गए बच्चों। अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसके सहखंडों से बना अवयव निकालना है, सहखंडों से बना अवयव, सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से, सहगुणनखंडों से बना अवयव देखते हैं हम, सहगुणनखंडों से बना अवयव, ठीक है ना। तो बच्चों सहगुणनखंडों से जब आप अवयव बनाओगे तो मान लीजिए वो अवयव आपका सी है, ठीक है ना। और वो क्या बना, जब हमने निकाला उसको ऐसे ही बस, जब आप इसका ये बनाओगे A11 तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन चार का एक सारणिक बना के उसको सॉल्व कर लो, वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 3, ठीक है ना। फिर जब आप ये इसका सहगुणनखंड लिखोगे तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दो, जो ये 4 एलिमेंट बचे इनका सारणिक बनाओ, उसे सॉल्व कर लो। और जब उसको सॉल्व करोगे उसके अपोजिट साइन का आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है ना, अपोजिट साइन का, उल्टे साइन का, ये बना जाएगा। फिर ये 2 आ जाएगा, ऐसे ही ये 2 आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 6, ये 2 और ये 5, ठीक है ना। ये आपका सहगुणनखंडों से बना अवयव है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट। बी का एडजॉइंट क्या होगा, जो सहखंडों से बना अवयव है उसका परिवर्तावयव, यानी सी का परिवर्तावयव आपको निकालना है। तो सी का परिवर्तावयव यानी ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज कैसे निकलता है, इसकी रो को कॉलम बना दो सारियों को, ठीक है ना। 3 1 2 पहली रो को पहला कॉलम, 2 1 2 दूसरी रो को दूसरा कॉलम, 6 2 5 तीसरी रो को तीसरा कॉलम, ठीक है ना, ये बन गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे एडजॉइंट बी के बाद आपको निकालना है बी का सीधा इनवर्स। बी का इनवर्स क्या होता है, 1/मॉडुलस ऑफ बी, यानी सारणिक ऑफ बी, बी का सारणिक। और यही जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी क्या आ जाएगा, 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है ना, 6 2 5, यह आ जाएगा आपका बी इनवर्स, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो यानी यही वैल्यू बचेगी वापस से, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/1 1 ही रहेगा, तो ये 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, बी इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें ए इनवर्स में करके आंसर लाना है, बी इनवर्स ए इनवर्स फाइंड करना है अब, ठीक है। तो बी इनवर्स क्या है अपने पास, बी इनवर्स है अपने पास ये 3 2 6 1 1 2 और 2 2 5, और इसकी मल्टीप्लाई हमें ए में करनी है, ए इनवर्स में। ए इनवर्स उसने पहले से दे रखा था, कितना, 3 माइनस के 15 5, फिर -1 6 -2, फिर 1 -5 और 2, ठीक है। ये आ गया आपका बी इनवर्स ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे,
तो पहला एलिमेंट बनेगा, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम में दूसरा एलिमेंट, पहली रो की तीसरे कॉलम में तो तीसरा एलिमेंट, फर्स्ट रो के एलिमेंट बन रहे हैं। जब फर्स्ट रो की इन तीनों में अलग अलग करेंगे तो तीन एलिमेंट अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 की 3 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 की -15 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 की 5 में करेंगे, फिर, ठीक है ना, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा ये 9, ये -3, ये 5, ये -2, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 2। उम्मीद करता हूं आपको गुना करना आती होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं और अब तक तो ये आपको अच्छे से आ गई होगी, ठीक है ना, आपकी समझ में भी आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ख क्वेश्चन। ख क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि यदि y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल्स टू a की पावर b हो तो dy बाई डी एक्स निकालो। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, हमें मान लेना है, माना। हम इनको अलग अलग करेंगे क्योंकि जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो हमें वहां लोग लेना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ लोग ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म प्लस में दे रखी है। अब मैं अगर यहाँ पे लोग ले भी लूँ दोनों साइड तो ये हो जाएगा लॉग ये प्लस ये प्लस ये। अब इनको तोड़ में सकता नहीं क्योंकि लॉग में ऐसा फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग लेकर के करना पड़ेगा। तो हम इसलिए मान रहे हैं इसको, ये u हो गई, ये v हो गई, ये w हो गई और इसको हम जू का तू रखते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन करो, डी डब्ल्यू आर टू एक्स, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने माना था, यहाँ यहाँ u बराबर तो ये है, u बराबर क्या है, y रेस टू दी पावर x, v बराबर क्या है, v बराबर x रेस टू दी पावर y, और z बराबर क्या है, z बराबर है x की पावर x, ठीक है ना। ये हमें लिखने हैं, ठीक है ना। अब इनका आप अलग अलग लोग लेकर के सारों का, इसका अलग कीजिए लोग लेकर के डिफरेंशिएशन, इसका अलग, इसका अलग। यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तीनों को हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने लॉग लिया, ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log y रेज टू द पावर x। तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू x log y। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई और y का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज log y और x का हो जाएगा 1, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बस, तो ये u इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू इस u की गुना जब हम इधर कर देंगे पूरे इसमें टर्म में, तो क्या हो जाएगा, u का मान हम डायरेक्ट रख देंगे y की पावर x, और ये आ जाएगा x इंटू एक्स अपॉन वाई, ये वाला y x अपॉन वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस में आ जाएगा log y, ठीक है ना बच्चों। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम जो का त्यों बना लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको लेकर के चलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको लेकर के चलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां तक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं इसको लेकर के, ठीक है ना। ये हो जाएगा v बराबर एक्स रेज टू द पावर y, अब है ना, यहाँ पे लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग लेने पर तो ये हो जाएगा आपका log v इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर y। तो ये हो जाएगा आपका log v और इक्वल्स टू हो जाएगा y आगे और log x आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला वो लग रहा है आपका, ये log m रेज टू द पावर n वाला क्या हो जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है ना, आपको पता होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस सेकंड एज इट इज log x, और y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये v इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या रख देंगे, x रेज टू द पावर y, और ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको बना देंगे हम समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब हम लास्ट उठाते हैं, अब z बराबर x की पावर x जो हमने माना था, ठीक है। अब इसका हम दोनों तरफ log लेंगे, log z हो जाएगा और ये हो जाएगा x log x, ठीक है। ये x आगे आ जाएगा log के साथ, ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन जेड log z, सॉरी 1 अपॉन जेड डी जेड अपॉन डी एक्स, और इसका करेंगे, ये log नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस log x एज इट इज और x का हो जाएगा 1 क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। और x से ये x भी कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यह आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1, जेड भी आ जाएगा इनटू में ये जेड, और जेड की वैल्यू हम रख देंगे x रेज टू द पावर x, और ये आ जाएगा 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 बनी, 3 बनी और ये 4 बनी, इन समीकरण 2 3 4 को हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 3 व 4 से डी डब्ल्यू अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स तथा
डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स तथा डी जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी डब्ल्यू तो था ही नहीं, वी था, है ना, यूवी और डब्ल्यू माना था हमने, जेड नहीं माना था, ठीक है ना। तो ये जो होगा आपका जेड हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू और ये भी डब्ल्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स को समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हम इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे। अब समीकरण एक में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी आपके पास, देखिए ये थी, है ना, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी ये थी, तो हम यहाँ रखेंगे वाई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ये तो हो गई डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस, अब देखिए डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कौन सी थी बच्चों, ये वाली, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, कौन सी, ये क्या है, एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस रखते हैं डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, ये क्या है, एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, और इक्वल्स टू में आ जाएगा जीरो, ठीक है ना, जो समीकरण एक में है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है, एक ये बस, है ना, इन दोनों को इस साइड छोड़ करके बाकी टर्म्स को जीरो के उस साइड, बराबर के उस साइड ले जाना है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ से निकालते हैं अलग अलग टर्म्स, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो जाएगा y रेज टू द पावर, एक y नीचे भी है, अगर मैं इसको ऊपर लाऊं तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें से पावर -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर x-1 इंटू में आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अभी इसको रखिए डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे, ये क्या था हमारा, ये था हमारा लॉग वाई, है ना, ये लॉग वाई था, और एक डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, तो यहाँ से ये आ जाएगा प्लस लगा करके एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। इन दोनों में से हमें क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेना है, इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो दोनों टर्म्स उधर पहुंचा देंगे और इस पूरी टर्म को भी उधर पहुंचा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, एक तो ये आगी टर्म, ये पूरी वाली इधर चलेगी माइनस हो गई, एक ये वाली टर्म इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा माइनस में ये आएगी, माइनस वाई रेज टू द पावर एक्स इंटू लॉग वाई, और माइनस एक्स रेज टू द पावर वाई की गुना इसमें इस वाले में करूंगा तब ये आ जाएगी वाई एक्स रेज टू द पावर वाई -1, इस पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा बस। तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स माइनस वाई की पावर एक्स इंटू लॉग वाई माइनस वाई एक्स की पावर वाई -1 अपॉन, ये पूरी आ जाएगी आपकी, ये क्या है, एक्स वाई की पावर एक्स -1 प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन लेकर के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक बार माइनस कॉमन लेकर के आप लिख दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तीनों में से तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया, माइनस तो बाहर चला गया ये वाला, प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई और प्लस वाई एक्स की पावर वाई -1, ठीक है ना। आंसर में आगे पीछे हो सकती हैं बच्चों, ठीक है ना, और ये आ जाएगा एक्स वाई की पावर एक्स -1 प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। अब देखिए उसने अनसोल्व में जो आंसर दे रखा है ये माइनस सिर्फ एक टर्म के साथ दे रखा है, इस वाली टर्म के साथ, बाकी सब प्लस में लिख रखी है उसने, ये ब्रैकेट लगाया नहीं, ठीक है ना, तो उसमें वो मिस प्रिंटिंग हो गई, ठीक है ना। तो आप ज्यादा उसके आंसर पे ध्यान मत देना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वें का क्या कहता है, ये कह रहा है कि आप विधि से निम्नरेखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। आपके पास ये समीकरण है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं दी गई समीकरण क्या हो जाएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, दूसरी आ जाएगी y प्लस 3z इक्वल्स टू 11, यहाँ पे x वाली टर्म 0 है, ठीक है ना, तो हम उसको भी लिख लेते हैं 0 इंटू एक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तीसरी x प्लस जेड बराबर 2y, तो हम उसको माइनस को इधर ले आते हैं, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये 2y इधर ले आए माइनस हो गया, ठीक है। ये समीकरण दे रखी है उसने। अब इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर, ठीक है ना, आव्यूह रूप में आव्यूह रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए जो एक्स वाई जेड के मल्टीपल हैं वो लिख लीजिए आप, मल्टीपल मतलब गुणांक, एक्स का 1 वाई का 1 जेड का 1 पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी में 0 1 3, तीसरी में 1 -2 1, ठीक है ना। पेपर में आप ये देख लेना कि एक्स वाई जेड ही है ना, ऐसा ना हो कि एक्स जेड वाई लिखा हो और आप जेड की मल्टीप्लाई बीच में लिख दें यहाँ, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। आपको पहले उसको सीरीज से करना है कि एक्स वाई जेड ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एक्स वाई जेड, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 11 0, यहाँ पे लिख देंगे 6 11 और 0, ठीक है।
ये हो जाएगा आव्यूह रूप। इसको हम ए कहते हैं, इसको एक्स कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ यहाँ अगर मैं देख रहा हूं कि ए एक्स बराबर बी है ना, ये ए एक्स बराबर बी, तो यहां से मुझे एक्स निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो क्या होगा, ए इनवर्स बी होगा। सिंपल सी बात है, आपको इसका मतलब ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए इस ए पर चलते हैं, इसका इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोड निकालना पड़ेगा, इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। इसका सारणिक पहले आप इसको सारणिक रूप में लिखिएगा, ऐसे करके पूरा सारणिक लिखिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। इसका सारणिक जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 9, ठीक है बच्चों। 9 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। अब इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, सहगुणनखंडों से बना अवयव बनाना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एडजॉइंट ए होता है सहगुणनखंडों से बने अवयव का ट्रांसपोज, है ना। तो सहगुणनखंडों से बना अवयव क्या है, 7 3 -1 -3 0 और 3 2 -3 और 1, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अवयव क्या हो जाएगा, जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 और 1, ठीक है। ये हमने ट्रांसपोज अवयव बना दी इसकी, ठीक है। ये एडजॉइंट ए बन गया। अब हमें क्या करना है, ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स क्या होता है, 1/a का सारणिक और इनटू एडजॉइंट ए, जैसा कि हम पीछे भी अभी एक क्वेश्चन निकाल करके आए थे, ठीक है ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/9 आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की अवयव क्या है, 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ये आ गया ए इनवर्स। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 पे जाना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहती थी, समीकरण 1 कहती थी कि x बराबर ए इनवर्स बी है ना। तो ए इनवर्स के इनटू में हमें बी लिखना है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x y z, और ये क्या है आपके पास, ये क्या है, ए इनवर्स की वैल्यू है 7 -3 और 2 3 0 -3 और -1 3 और 1, ठीक है। ये आ गया 3 है ये, और इनटू में आ जाएगा बी क्या था आपका 6 11 और 0। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 1/9 भी था इनवर्स की वैल्यू में, ठीक है ना। 1/9 यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 9, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 7 6 42 माइनस के 33 प्लस के 0, तो 9 बचेगा। 3 6 18 प्लस 0 -0, तो ये 18 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा जब गुना करोगे। तो ये आ जाएगा आपका 9 से इन सबको डिवाइड करेंगे, अब ये हो जाएगा आपका 1 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 ते 27। तो अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स वाई जेड था, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 3, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों चलते हैं 8वें के ख पर। ये 8वें का ख जो है हमने आपको पहले ही करा दिया है। कहाँ पे करा रखा है, ये हमने 324 FH कोड में 5वें का च है वहाँ पर, है ना। हमने वहाँ पर ये आपको कराया, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। और ये इसमें से क्या क्वेश्चन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मत करना, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में नहीं है। ख क्वेश्चन पर चलते हैं, और ख क्वेश्चन हम पहले ही आपको करा चुके हैं। कहाँ पर, 324 FI में, 324 FI में ये 8वें का क है, ठीक है बच्चों। ये वहाँ से कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना बच्चों। इसी के साथ ये पेपर समाप्त होता है, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोड को लेकर, ठीक है ना, यानी नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर। तो जब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैथ्स के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट की तैयारी भी अपनी जारी रखिए। हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताते रहेंगे और आपका अनसॉल्व भी कराते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।